जी नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा रस। और रस के बारे में अब तक हमने कुछ उसके भेदों को देख लिया है। रस के भेद, और रस के जो भेद होते हैं वो हिंदी में 9 रस होते हैं, जिसकी वजह से नव रस कहा जाता है। ऐसे प्रयोग तो हम 11 का कर रहे हैं, लेकिन विद्वानों के आपस में मतभेद हैं रस की कंडीशन के बारे में। तो रस के भेद 9 अर्थात नवरस कहलाए। इसके साथ साथ हमने अब तक भयानक रस भी देख लिया, अद्भुत। तो 6 रस शायद हमारे हो चुके हैं। 7वां जो रस है वो है विभित्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, अगर मैं सही हूं, जिसको कहते हैं ग्लानि। अगर यहाँ तक हम आ चुके हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि हमने श्रृंगार रस भी कंप्लीट कर लिया है। उसके 2 भेद पढ़ लिए हैं, वीर है, हास्य है, करुण है, भयानक है, और अद्भुत रस, ये हमने देखे हैं। क्लियर। विभित्स रस कहाँ होगा? जहां घर्णित वस्तु, जहां घर्णित वस्तु पदार्थ प्राणी की स्थिति का वर्णन हो। दूसरा, जहां रुधिर, इसको क्या कहेंगे हम, खून, जहां रुधिर, खून, मांस, मज्जा, रुधिर, खून, मांस, मज्जा, हड्डी, जहां रुधिर, खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि जुगुप्सा भाव उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का प्रसंग हो, वो क्या कहलाते हैं? विभित्स रस। जहां गंदी या गंदगी, जहां गंदी वस्तु, गंदगी का वर्णन, जली कटी फटी सड़ी या दुर्गंधशील वस्तु पदार्थ प्राणी का वर्णन हो, वो क्या कहलाते हैं? विभित्स रस। जी, तो क्लास तो दोस्तों लाइव है हमारी। जी हाँ, सूरज क्लास आपकी नहीं चल रही है, बाकी सबकी तो चल रही है। अगर यहाँ तक जो चीजें हैं आपकी समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। ठीक है ना?
जी, अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है, सब कुछ ठीक आपको दिखाई दे रहा है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, सब कुछ ठीक है, चलो भाई। थैंक यू, थैंक यू। आपके पास शॉर्ट ट्रिक ये है, जहां भी किसी पंक्ति में खून, मांस, मज्जा, हड्डी, इन 4 शब्दों में से कोई एक शब्द आपको दिखाई दे, आंखें बंद, विविध रस अर्थात जुगुप्सा भाव। तो ये जुगुप्सा क्या है? ये जुगुप्सा वो भाव है जो हमारे अंदर घृणित वस्तु पदार्थों को देखकर आता है, अर्थात दुर्गंधशील जो वस्तु पदार्थ हैं, कूड़े का ढेर है, जब हम वहां से गुजर रहे होते हैं तो अपना रुमाल, हैंकी निकाल के अपने नाक और मुंह बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जुगुप्सा भाव जागृत हो जाता है। तो हमारे शरीर में 11 तरह के इमोशंस हैं। बाहरी जो कारक है, आधार है, वो हमें प्रभावित करते हैं, और जैसा एटमोस्फेयर बाहर होगा उसी तरह के इमोशंस हमारे अंदर बनने और बिगड़ने लगते हैं। तो ये जुगुप्सा भाव तब तक सोया हुआ है जब तक आप फैला हुआ खून नहीं देखोगे, मांस, हड्डी नहीं देखोगे, जुगुप्सा भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो ये कहां से उत्पन्न होगा? जब कोई घृणित वस्तु पदार्थ, प्राणी की स्थिति का वर्णन किया जाए, चाहे उसके बारे में आप सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, ठीक है, या उसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जहां रुधिर, खून, मांस, मज्जा, हड्डी आदि जुगुप्सा भाव उत्पन्न करने वाली वस्तुओं का प्रसंग आ जाए, वहां पे भी ये गिल्टी फील होगी आपको। जहां गंदी वस्तु, गंदगी का वर्णन हो, जली, कटी, फटी, सड़ी, दुर्गंधशील वस्तु पदार्थ, प्राणी का वर्णन हो, तो वो क्या कहलाता है? विविध रस कहलाता है। तो अभी आपके शरीर में किसी में भी विविध रस नहीं है, लेकिन देखो अगले कुछ सेकंडों में जुगुप्सा भाव आपके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंक दो, सिर पर बैठो काग, आंक दो, खारत निकारत। सिर पर कौवा बैठा है, दोनों आंख निकाल के खा रहा है। गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उकारत। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उकारत। तो इसमें जो ये मांस है, ये अकेला हमें बता देगा कि इसको पढ़ने के बाद में जुगुप्सा भाव उत्पन्न हुआ, और जहां जुगुप्सा है वहां पे विविध रस है। जहां जुगुप्सा है, दी गई पंक्ति में केवल एक शब्द बता देता है कि कहां कौन सा रस उत्पन्न होगा। दी गई पंक्ति में केवल एक शब्द। क्लियर? आपको क्या बताया गया? जहां खून, मांस, मज्जा, हड्डी आ जाए, इसमें क्या आ गया? मांस आ गया, विविध रस। मांस को देख के जुगुप्सा भाव आएगा। सिर पर काग बैठा है, काग किसे कहते हैं? कौवे को कहते हैं। दोनों आंख निकाल के खा रहा है। गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस निकाल रहा है। तो इस स्थिति से आपके शरीर के अंदर जो सोया हुआ जुगुप्सा भाव है, इसको ग्लानि या गिल्टी कहते हैं, घृणा कहते हैं, वो जागृत हो जाता है, और उसी से विविध रस की उत्पत्ति होती है। तो ये कौन सा रस था? 7वां। 8वां रस कौन सा है आपका? 8वां रस है आपका रोद रस। 8वां रस क्या है आपका? रोद रस है, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। और इसी क्रोध को हम क्या कहते हैं? इसी क्रोध को कहते हैं हम गुस्सा। रोद रस, स्थायी भाव क्रोध, ये आपको ध्यान रखना।
इसके बाद यहाँ रोध क्रोध क्या है? जहां अपने सगे संबंधी, अपने सगे संबंधी, जहां अपने सगे संबंधियों का, अपने सगे संबंधियों का अपमान हो, अपमान हो, जहां जहां माता पिता, जहां माता पिता गुरुजनों का अनादर हो, जहां जानबूझकर आपको हानि पहुंचाई जाए, जानबूझकर आपको हानि पहुंचाई, जहां किसी पर झूठा लांछन, मिथ्यारोप, दोषारोपण, दोषारोपण किया जाए। वहां क्या होगा? रोद रस होगा। कैसे होगा रोद रस? जैसे कहा कि कई ने सक्रोध, कहा कि कई ने सक्रोध दूर हो, अरे निर्बोध। कहा कि कई ने सक्रोध दूर हो, अरे निर्बोध। एक तो इसके अंदर सक्रोध आ गया, जहां क्रोध गुस्सा होगा वहां रोध रस होगा। क्लियर? निर्बोध यहां मूर्ख को कह रहे हैं कि मूर्ख, तुझे पता नहीं है, तू दूर हो जा। को केकई ने गुस्से में कहा। क्यों? क्योंकि केकई पे झूठा लांछन लगाया गया कि आपकी वजह से भगवान राम को या रामचंद्र जी को वनवास हुआ है, और सीता लक्ष्मण की जो स्थिति हुई है वो आपके कारण हुई है। ऐसा अयोध्या की प्रजा केकई पे मिथ्या आरोप कर रही है। केकई को गुस्सा आ गया क्योंकि ये मिथ्या आरोप था, मिथ्या आरोप मतलब झूठा आरोप था, क्योंकि केकई अपने आप में सबसे पढ़ी लिखी रानियों में से एक थी दशरथ की। और चूंकि केकई को ये करने के लिए विश्वामित्र ने कहा था, क्योंकि भगवान राम ही वो योग्य व्यक्ति थे जो अयोध्या और उसके आसपास का जो स्थान था, वहां जो राक्षसों का जो राज था, और जो आम इंसान जनता को जो परेशान कर रहे थे, उनसे मुक्ति दिलाने का काम केवल रामचंद्र ही कर सकते थे। और वो घर रहते हुए इस काम को करते तो वो राज्य विस्तार कहलाता, कि अपने राज्य के विस्तार के लिए, जैसे चाइना पे हमेशा यही दोष लगता है कि वो राज्य विस्तार चाहता था, तो अपने देश का विस्तार करता है, दूसरे की जमीन को वो हड़प लेता है, तो क्योंकि ताकतवर है। तो रामचंद्र जी अगर सन्यास धारण करके या घर गृहस्थी छोड़ के, राज का पद छोड़ के अगर उस काम को करते तो राक्षसों में भी आपस में फूट होती है, अदरवाइज राक्षस सारे इकट्ठे हो जाते एक साथ। तो चूंकि वो सीता को लेके गए थे साथ में, और ये स्वाभाविक बात है, जब सीता को साथ में लेके गए तो जहां जंगल में भगवान श्री राम
लक्ष्मण और सीता रह रहे थे, तो सीता के साथ में वो बदतमीजी हुई, सुफनका, फिर वो मर्ग हिरण, उसके बाद रावण उठा के ले गया। वो सारी पटकथा ऐसे लिखी गई थी। उसके पीछे का एक ही मूल कारण था, विवाह की सच्ची घटना है। लेकिन वो जो केकई के माध्यम से विश्वामित्र ने काम कराया, वो जन कल्याण के लिए था। तो इसलिए प्रजा ने यह समझ लिया कि केकई ने भरत को राजगद्दी दिलाने के लिए, भरत और केकई दोनों ही बहुत ही समझदार सुलझे हुए इंसान थे। भरत हालांकि ज्यादा लंबे समय तक अपने नाना के यहाँ रहा है, नानी के यहाँ उसकी परवरिश हुई है। और केकई चूंकि पढ़ी लिखी भी थी, और युद्ध में तमाम युद्ध जो दशरथ ने लड़े हैं, तो जो भी दशरथ पे विपत्तियां आई हैं, उन सब में केकई ही साथ हुआ करती थी, क्योंकि युद्ध कला में भी निपुण थी केकई। और जो बात अगर किसी की मानते थे या कोई मनवा सकता थे राजा दशरथ पे, तो वो केकई थी, बाकी और कोई रानी और विश्वामित्र के बस की बात नहीं थी। क्योंकि अगर विश्वामित्र ये कहते दशरथ को कि राम को वनवास दे दो, तो कभी भी पॉसिबल नहीं था, मानते ही नहीं। क्योंकि वो केकई को वरदान दे चुके थे। युद्ध में एक बार केकई ने उनकी रक्षा की थी, उनके प्राणों की। इसलिए उस समय दशरथ ने कहा था कि मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आप मुझे कहोगे मैं उसको पूरा करूंगा। तो जो वचन दिया हुआ था वो केकई ने याद दिला दिया, और याद दिलाया दशरथ मजबूर हो गए। उन्होंने मांग लिया कि राम को 14 वर्ष का वनवास दो, भरत को राजगद्दी दो। भरत को राजगद्दी देने का मतलब ये था कि दशरथ को वनवास राम को तब देते जब वो कोई राज शासन संभालने वाला हो। तो उन्होंने सोचा कि ये जो काम भरत कर लेगा। लेकिन जो पटकथा लिखी गई तमाम बाद में, उसमें यह दर्शाया गया कि केकई को मोह था अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाने का, जबकि भरत को राजगद्दी चाहिए ही नहीं थी। उसने उस तरह की कभी शिक्षा ली ही नहीं है। भरत की शिक्षा अलग थी। राजगद्दी को ये तो लक्ष्मण संभाल सकता था सही तरीके से, या फिर राम, क्योंकि उनकी दोनों की परवरिश शिक्षा उस तरह की हुई थी विश्वामित्र के द्वारा। तो यहाँ केकई को गुस्सा आ गया। कहा केकई ने सैकड़ों दूर हो अरे निर्बोध की, आपको पता नहीं है। क्यों? क्योंकि केकई पे झूठा लांछन, मिथ्यारोप, दोषारोपण किया गया। तो जहां अपने सगे संबंधियों का अपमान हो जाए वहां गुस्सा आएगा। जहां माता पिता गुरुजनों अपने से बड़ों का, अपने प्रियजनों का अनादर हो, वहां गुस्सा आएगा। जहां जानबूझकर आपको हानि पहुंचाई जाए वहां भी गुस्सा आएगा। और जहां किसी पर झूठा लांछन लगाया जाए, मिथ्या आरोप किया जाए, दोषारोपण किया जाए, वहां भी गुस्सा आएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको रोध रस कहते हैं, क्रोध कहते हैं, गुस्सा कहते हैं। क्लियर? अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद 9वां रस कौन सा हो गया हमारा? शांत रस। हिंदी के अंदर यही 9 रस माने जाते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद है। निर्वेद समन को कहते हैं, जिसको जितेंद्रिय भी कहा जा सकता है। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। शांत रस कहाँ होगा? जहां साधु, जहां साधु साध्वी, जहां साधु साध्वी, ऋषि मुनि, जहां साधु साध्वी ऋषि मुनि, तपस्वी, तपस्विनी का यानी के तपस्विनी के प्रसंगों का वर्णन हो। दूसरा, जहां जीवात्मा परमात्मा
सृष्टि के रहस्य का वर्णन हो। तीसरा, जहाँ मोह माया लोभ जहाँ मोह माया लोभ अहंकार अहंकार से त्याग का अहंकार के त्याग का वर्णन हो। जहाँ जीवन सांसारिक विषयों से विरक्ति की बात हो। जहाँ जीवन सांसारिक विषयों से विकृति की बात हो, निवर्ति कहेंगे, विकृति नहीं, निवर्ति की बात हो। निवर्ति मतलब छुटकारा। क्लियर? तो वहां कौन सा होगा जी? शांत रस। कंडीशन पढ़ो, जो भी पंक्ति देगा उस पर अप्लाई करना, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, जहां साधु साध्वी ऋषि मुनि तपस्वी तपस्विनी के प्रसंगों का वर्णन हो, कहीं पे साधु आ जाए, पंक्ति में साध्वी आ जाए, ऋषि मुनि तपस्वी तपस्विनी आ जाए, जहां जीवात्मा की बात हो, परमात्मा की हो, सृष्टि के रहस्य की बात हो, जहां मोह माया लोभ अहंकार के त्याग का वर्णन हो, जहां जीवन सांसारिक विषयों से निवृत्ति की बात हो, ठीक है, तो ये सब स्थिति कहाँ होगी? मोक्ष की बात जहां होगी वो सब शांत रस होगा, निर्वेद होगा। समन किसे कह रहे हैं? जहां इंद्रियों पे स्वयं कंट्रोल किया जाए। एक होता है दमन, मीठा खाने का मन है, शुगर है इसलिए नहीं खा रहे, मन तो है लेकिन डॉक्टर ने मना किया है, शुगर है इस वजह से नहीं खा पा रहे हैं, वो दमन कहलाता है। कुत्ता आया और उसको डंडा मार के भगाया तो दमन है, कुत्ते का दमन कर दिया। समन का मतलब होता है कि इच्छा ही ना रहे, कि आपके सामने बहुत सारे 56 भोग हैं और आपका मन ही नहीं है कुछ भी खाने का, तो वो क्या कहलाता है? समन है, क्योंकि आपने अपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, आप जितेंद्रिय हो गए। और जो आदमी जितेंद्रिय होगा वही साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी कहलाएगा। अभी इसमें राम रहीम आसाराम बापू नहीं आते हैं, इन साधु साध्वी तपस्वी मुनियों में आसाराम बापू, रामपाल, ठीक है, ये सब नहीं आते हैं। वो तो आसाराम बापू के जंगल में जो है अनुसंधान करते हुए पकड़े गए वो। इसके साथ फिर राम रहीम अपने जो है गुफाओं में, वो भी जो है बहुत सारा जो चंद्रयान 4 बना रहा था, ठीक है, तो वहां पे भी जो अनुसंधान हो रहे थे, नए नए आविष्कार हो रहे थे राम रहीम की गुफाओं में, तो वो न साधु में आते हैं, न ऋषि में, न मुनि में, न तपस्वी में, न वो जीवात्मा परमात्मा सृष्टि के रहस्यों को खोल रहे थे, वो तो अपनी ही इंद्रियों के विषयों को भोग रहे थे। और वो सबसे निकम्मर तुच्छ आदमी होता है जो अपनी इंद्रियों के विषय को भोगने में जो अपना समय बर्बाद करता है, वो धरती पे सबसे निम्न कोटि का आदमी माना जाता है। जो मोह में था, माया में भी था, लोभ में भी था, अहंकार में भी था, तो वो कभी साधु सन्यासी नहीं हो सकता। इसलिए जहां पे मोह माया लोभ अहंकार के त्याग का वर्णन होगा, जीवन सांसारिक विषयों से निवृत्ति की जहां बात हो रही होगी, जहां जीवात्मा परमात्मा सृष्टि के रहस्य की बात होगी, जहां साधु सन्यासी ऋषि मुनि तपस्वी की बात होगी, तो वो कहलाएगा आपका शांत रस। पंक्ति या एग्जाम्पल लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल कंडीशन अप्लाई आपको करनी।
इसके बाद क्या है, वात्सल्य। कौन सा रस है, वात्सल्य रस है। इसको क्या कहते हैं, वत्सलता। वत्सलता क्या है, वत्सलता कहते हैं ममता को, वत्सलता कहते हैं स्नेह को। क्या है, वत्सलता अर्थात स्नेह। क्लियर। कहाँ होगा ये, माता पिता का, माता पिता का बच्चों के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम वर्णन हो तो वत्सलता कहलाता है। बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह भाव, स्नेह भाव हो, स्नेह प्रेम होता है बड़ों का छोटों के प्रति। तीसरा, बाल क्रीड़ा, बाल क्रीड़ा वर्णन हो, बाल क्रीड़ा वर्णन हो तो क्या कहलाता है, वत्सलता कहलाता है। बाल क्रीड़ा वर्णन हो तो जहां बाल क्रीड़ा वर्णन होगा वो भी क्या है, वत्सलता। इसके बाद यशोदा माता का, यशोदा श्री कृष्ण का प्रेम वर्णन क्या है, वात्सल्य। सूरदास का बाल गोपाल, सूरदास का बाल गोपाल, सूरदास का बाल गोपाल सूरदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा, सूरदास के द्वारा बाल गोपाल श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का वर्णन क्या है, वात्सल्य। तो जहां माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम वर्णन होगा वो भी वात्सल्य है, बड़ों का छोटों के प्रति स्नेह का भाव होगा वो प्रेम भी वात्सल्य कहलाता है। बाल क्रीड़ा है, छोटा बच्चा है, मिट्टी में खेल रहा है, कपड़े गंदे हैं मिट्टी में, इसके साथ मक्खन खा रहा है, हाथ में मक्खन लगा हुआ है, दांत मोती जैसे चमक रहे हैं, घुंघराले बाल हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, गिर जाता है फिर उठता है, दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, कपड़ा ओढ़ लेता है, फिर उससे बाहर निकलता है, फिर छिप जाता है। वो सब बाल क्रीड़ाएं हैं। बच्चे के, छोटे बच्चों का जो बचपन की अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्थाएं, उसमें जो क्रियाकलाप हैं उनको देखकर किसी भी बड़े के या उसके सगे संबंधी के हृदय में जो वत्सलता, ममता या स्नेह होता है उसको वात्सल्य कहते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये सब क्या है, वात्सल्य, वत्सलता, ममता अर्थात स्नेह। इसके बाद 11, ये क्या है जी, ये है भक्ति रस। क्या है, भक्ति रस। भक्ति विषयक प्रेम, भक्ति विषयक प्रेम जहां होगा वो क्या क्या लाएगा,
वात्सल्य रस। जहां भगत का भगवान के प्रति, भगत का भगवान के प्रति, भगत का भगवान के प्रति प्रेम वर्णन हो, भगत का भगवान के प्रति प्रेम वर्णन हो, वो भी क्या कहलाता है? भक्ति रस कहलाता है। का भगवान के प्रति प्रेम वर्णन हो, भक्ति रस कहलाएगा। दूसरा, जहां किसी देवी देवता का नाम लिया जाए, किसी इष्ट देवी देवता की स्तुति, आरती, भजन, कीर्तन, प्रार्थना, आराधना, पूजा की जाए, तो क्या कहलाता है? भक्ति रस। जहां ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र राम श्री राम श्री कृष्ण जी को देव के रूप में, को देव के रूप में तथा सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी का इष्ट देवी के, इष्ट देवी के रूप में वर्णन हो। के रूप में वर्णन हो तो क्या कहलाता है? भक्ति रस अर्थात भक्ति विषयक प्रेम। तो जब भी आपको किसी कंडीशन में, किसी पंक्ति में, किसी वाक्य में, किसी कविता में आपको भगत का भगवान के प्रति प्रेम दिखाई दे, किसी देवी देवता का नाम आ जाए, इष्ट देवी देवता की स्तुति प्रार्थना हो, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र श्री राम श्री कृष्ण ये सब देवता हैं, इसमें हनुमान भी आ जाएंगे, बाकी जो देव हैं वे भी आ जाएंगे, देवी हैं सरस्वती दुर्गा लक्ष्मी हैं, इनके अलावा और भी हैं। अगर वो इष्ट देवी या देवता का वर्णन कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? भक्ति रस कहते हैं। तो वो क्या है? भक्ति विषयक प्रेम कहलाता है। क्लियर? तो ये थे हमारे 11 रस और उनके स्थायी भाव और उनकी तमाम कंडीशन, जहां से हम इनको पहचान सकते हैं कि किस तरीके से ये होंगे। ज्यादातर स्टार्टिंग के जो 8 हैं उन्हीं की पंक्ति दे के पूछे जाते हैं। इनके बारे में हमेशा एक कंडीशन ही देगा या फिर इनके स्थायी भाव देगा, रस पूछ लेगा, और रस देगा तो स्थायी भाव पूछ लेगा। ये था आपका रस वाला टॉपिक। अगर आपको ये क्लियर हो गया हो
तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, और जिसका जो डाउट है वो अपना डाउट पूछिए, ताकि अब तक जो भी आपने हिंदी कंप्लीट की है उसमें किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट आपका बन रहा है तो हम उस पर चर्चा कर सकें। जी, नया टॉपिक ले नहीं सकते क्योंकि टाइम कम बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में कोई नया टॉपिक ले लेंगे। तो काव्य के तीनों टॉपिक रस छंद अलंकार आपने पढ़ लिए, इसके साथ हिंदी का उद्भव और विकास, भाषा बोली उपबोली आपने कंप्लीट कर लिया। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। यहां तक अगर क्लियर है तो सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। वेरी गुड। कोई भी किसी भी तरह की दुविधा हो आपको नोट्स के रिगार्डिंग, पीडीएफ के रिगार्डिंग, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, या फिर किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं जी। तो ये ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब दूसरा ही चीजें कल हम शुरू करेंगे। थैंक यू। अलंकार में जो डाउट है पूछिए गौरव। जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखो, ज्योग्राफी की क्लास के बारे में मुझे थोड़ा सा नहीं पता है कि क्लास आपकी ऑफ है तो क्यों, किस वजह से है, तो मैं मैनेजमेंट से एक बार बात करूंगा ज्योग्राफी की क्लास के लिए, ठीक है जी जी। कोई ले लेंगे, नया ग्रुप लेंगे, उसमें कराएंगे। जी जी, ठीक ठीक। हिंदी शब्दावली के लिए आपको ये ध्यान रखना है, मैं तमाम पीडीएफ और मेंशन कराऊंगा इसके अंदर, उससे आप काम करोगे। यहाँ जो भी डाउट है पूछिए, वाच्य में हो, छंद में हो, या फिर किसी में भी हो। ठीक ठीक है जी। जो आप कह दो वो ले लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप कहोगे वो ले लेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित। वाच्य समझ में नहीं आया, जब तक पहली जो वाच्य से संबंधित जानकारी आपके पास थी उसको साइड में रख के नहीं चलोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आपको दिक्कत पता है कहाँ है? जहाँ कर्ता प्रधान जो सेंटेंस हैं वो कर्तवाच्य के हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। कर्म प्रधान वाले जो हैं कर्मवाच्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। क्रिया प्रधान वाले बहुवाच्य होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको डाउट कहाँ बन रहा है? कर्तवाच्य के सेंटेंस में सकर्मक और अकर्मक क्रिया दोनों होती है, तो आप वो पहचाने नहीं पा रहे हो कि कौन से वे वाक्य है जिसमें कर्म प्रधान होगा तो वो कर्मवाच्य तो होगा, लेकिन कर्म के होते हुए भी क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, तो वो सकर्मक क्रिया वाले वाक्य भी कर्तवाच्य के होंगे। यही एक मुद्दा है छोटा सा। जी जी, वर्तनी, जी जी, वर्तनी करवा देंगे। वेरी गुड। और कोई दिक्कत? प्रैक्टिस सेट और पीडीएफ, खासकर शब्दावली की, ठीक है, उसके लिए आप टेंशन ना ले, वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा काम है, मैं करवा दूं, ठीक है जी जी जी। ठीक है, अच्छी बात है। 43 तो अच्छा स्कोर है, लेकिन स्कोर बढ़ाओ। देखो, जब तक नरेंद्र जी आप चीजों को जो समझ में नहीं आए, एक दो बार आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप उनसे फ्री नहीं होंगे। जैसे जिन टॉपिक के आपके क्वेश्चन हमेशा गलत होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाच्य वाला हो गया टॉपिक, ठीक है, इसके साथ सकर्मक अकर्मक क्रिया वाला हो गया, वर्ती हो गया, ठीक है, तो ये आपने तो लाइफ में कभी लॉजिकली सीक्वेंस में समझे नहीं है, पहली बार आपने पढ़े हैं, इसलिए इसमें डाउट बनेगा ही बनेगा आपका। लेकिन वो डाउट दूर तब होगा जब आप ढंग से उसी वीडियो को, जहां मैंने ये पढ़ा है, आप मेरे कहने से एक बार और पढ़ो, शुरू से पढ़ो, और ये सोच के पढ़ो कि मुझे कुछ नहीं आता। बेसिक चीजों को आप पकड़ने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं एक भी डाउट नहीं बचेगा किसी भी टॉपिक में, बशर्ते उस समय आपका फोकस वहां रहा हो। स्टूडेंट के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। वे 4 चीज क्या है? पहले तो है तत्परता, सीखने के लिए तैयार रहना। आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं होते, उनका ध्यान दाएं बाएं भटका होता है। दूसरा होता है पेशेंस रखना। जैसे आप लोगों ने जब स्टार्टिंग की क्लासें ली थी तो याद करो, आप मेरे साथ नहीं जुड़ पा रही थी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने में तो रमखा बने हुए थे। किसी भी टीचर को आप 1 घंटे में या 2, 4, 10 टॉपिक में जज नहीं कर सकते हो। मैंने अब तक आपको 45 से ज्यादा
जो टॉपिक है उनकी नॉलेज आपको दे, जिसके नहीं हुए उसके हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो वो तो पहुंच ही गए हैं उस लेवल पर। तो जब इतनी क्लासें आप लोगे, शुरुआत से लेकर लास्ट वाली जो क्लास होती है, और उसमें देखोगे कि सारी टॉपिक उसी तरह के हैं, ऐसे नहीं है कि 2 4 10 टॉपिक बहुत बढ़िया पढ़ाए और बाकी सब में टाइम पास हो गया। तो हमें अपने सिलेबस से फ्री होना, और हिंदी का ये सिलेबस ऐसा है जिसमें अच्छा खासा लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सिलेबस बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले ज्यादा है। अगर आप टॉपिक वाइज देखोगे तो ये ध्यान रखना है 50 टॉपिक है आपके। अब उन 50 टॉपिक से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो पूरा सिलेबस ही कवर करेगा, और सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड भी है। तो जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, उन सारी क्लास जब तक आपके सामने नहीं आएगी, जब तक वो सारे टॉपिक नहीं आएंगे, तब तक आप नहीं कह सकते कि मेरे ये डाउट है, ये टीचर अच्छा पढ़ाता है या खराब पढ़ाता है। तो शुरुआत में जो टॉपिक हमने स्टार्ट किए थे और आज हम जहां तक पहुंचे, आपने ये देखा होगा कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं था जिसमें ऊपर ऊपर से सरसरी तौर पे ही इंफॉर्मेशन या नॉलेज आपको दी गई होगी। जितने तरह के एक टॉपिक से प्रश्न बन सकते हैं वे सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को कराए गए। तो इसलिए पेशेंस का होना स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा है सिलेबस की क्लियरिटी। आपका जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम, वो क्या है, उसके अंदर कितने टॉपिक है, वहां से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा मुद्दा ये जिसपे आपने आज तक काम नहीं किया। चलो मैंने मान लिया आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप सीखने के लिए तत्पर हो, और आपने अपने आप सेल्फ मोटिवेट होके आप रोज अपनी क्लास ज्वाइन करते हो और रोज सीखने के मनसा से आप नई नई चीज अचीव कर रहे हो। लेकिन कुछ में से कुछ बच्चों के अंतर्गत पेशेंस नहीं था, उंगल कर रहे हैं, सर जी ये मेरा ये भी डाउट है, मेरा भी। कमेंट में सारे पढ़ता हूं A to Z, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सिलेबस हम पूरा तब करेंगे, या जो डाउट्स बन रहे हैं वे डाउट भी दूर तब होंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो इसलिए पेशेंस जरूरी था। तो पेशेंस भी चलो मान लिया कुछ बच्चों ने रखा है, सीखने के लिए तैयार भी रहे, लेकिन ये तय है आप में से 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको आज तक अपना सिलेबस पता ही नहीं है कि हिंदी के अंदर कौन कौन से ग्रुप है और उन ग्रुप के अंदर कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक है, वहां से किस तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी बनती है, किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। इस पर आज तक किसी ने काम नहीं किया। ये तीसरा मुद्दा था जो स्टूडेंट को अपने लेवल पे करना था। और चौथा क्वेश्चन ये था या गुण ये था स्टूडेंट का कि जो भी वो सीख रहा है क्या उसने इम्प्लीमेंट करके देखा अपने लेवल पर। मैंने तो सिखा दिया आपको 100%, आपने भी कर दिया ओके सर, यस सर, मजा आ गया सर, कंप्लीट, नो डाउट सर, लेकिन क्या आपने इम्प्लीमेंट किया, प्रयोग करके देखा, प्रैक्टिस करके देखी। ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने के लिए। तत्पर होना, पेशेंस रखना, सिलेबस की क्वेश्चंस की वैरायटी की क्लियरिटी, और चौथा कि उसको इम्प्लीमेंट करके देखना जो चीज आपने सीखी है। अगर इसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की, चाहे आप साथ के साथ करो या आपका कोर्स पूरा हो रहा है इसके बाद करो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखोगे, जो भी किताब आपके पास है, जो भी क्वेश्चन आपके पास है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जो भी यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ते हो, अगर वहां आप इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करोगे, वहां अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो मैंने आपको कुछ सिखाया नहीं और आपने कुछ सीखा नहीं। और वहां क्वेश्चन आपके सारे बन रहे हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को आप पकड़ पा रहे हो, लॉजिक के साथ उसका आंसर दे पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी हिंदी कंप्लीट हो गई और आप हिंदी में 100% नहीं तो 95% परफॉर्मेंस करके आओगे। ये आपकी चौथी चीज थी। अब मुद्दा क्या बचा, तो अब तत्पर तो रहने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। दूसरे पेशेंस भी आपने रखी है। तीसरा सिलेबस भी क्लियरिटी हो गया, वही पढ़ाया गया आपको, और इसके बाद में प्रैक्टिस। अब जो बाकी टॉपिक बचे हुए हैं वो और प्रैक्टिस, इन दोनों पे फोकस करो और कंटिन्यू चीजों के साथ आगे बढ़ो। सभी दोस्तों को नमस्कार।